तो अब आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है इन तीनों राज्यों में जहां पर आज वोटों की गिनती हो रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में। त्रिपुरा में ये लगभग तय है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जो है वो ही सरकार बनाएगी। नागालैंड में भी ये लग रहा है कि बीजेपी ही सरकार बना रही है और मेघालय में स्थिति जो है वो अभी बहुत साफ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि त्रिपुरा की जो नई पार्टी है जिसका नाम है तिप्रा मोठा, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ये बिल्कुल नई पार्टी है। उनकी आगे की रणनीति क्या है ये बताएंगे, हम इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रत्नदीप, जिन्होंने तिप्रा मोठा के प्रमुख और शाही वंशज प्रद्युत मानिक देववर्मा से बातचीत की है। आप देख रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि त्रिपुरा में जो है इस समय कैसे जो बीजेपी ज्यादातर सीटों पर छाई हुई है, लेकिन तिप्रा मोठा जो है वो एक नई पार्टी है पर एक बड़ी पार्टी बन रही है वो, और काफी अच्छे उसके सीट्स आए हैं। 13 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है, जबकि बीजेपी प्लस जो है वो अभी भी 33 पर है। कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो 14 पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो तिप्रा मोठा के संयोजक हैं, जो प्रमुख हैं प्रद्युत मानिक देववर्मा, वो इस पर क्या कहते हैं। रत्नदीप ने उनसे खास बात की है। आपकी पार्टी के बारे में अब बात करें तो आप ऑपोजिशन में बैठेंगे। आप जो ट्राइबल काउंसिल है एडीसी, वहाँ पे आप सत्ता में हैं। तो इस चुनाव के पहले जो एक टसल थी, पॉलिटिकल टसल थी एडीसी एरिया में कि बीजेपी पावर में है स्टेट में, आप पावर में है एडीसी में, वही समीकरण रह जाता है इस बार। मगर इस बार आप असेंबली के अंदर में भी हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आज हम 13 सीट जीत के आए हैं, 0 से 13, और हमारा वोट शेयर 20 से भी ऊपर है, 21% है। दैट इज़ इटसेल्फ वेरी कमेंडेबल। आज तक कोई भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में 8 सीट से ज़्यादा नहीं ले आई, और इस बार और बिना अलायंस करके हमने 13 सीट लेकर आए हैं। ये हमारा एक अचीवमेंट है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी को भी विचार करना पड़ेगा, सेंटर को भी विचार करना पड़ेगा कि आप क्या त्रिपुरा के ट्राइबल्स को अलग रखकर राजनीति कर सकते हैं कि नहीं। अगर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को त्रिपुरा के जनजाति के बारे में चिंता है, तो हमारा जो ज़मीन का इशू है, हमारा जो आर्थिक कंडीशन है, हमारा जो एडीसी है, हमारा जो इलाका है जहाँ में हमारे जनजाति लोग वंचित हैं, उनका भी सोल्यूशन उनको लाना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे तो आप जनजाति का कल्याण करेंगे। लेकिन त्रिपुरा में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ट्राइबल को छोड़कर इस स्टेट में ठीक तरीके से डेवलपमेंट ला सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें विचार करेंगे, और अगर उनको हमसे बात करना है, हम तो तैयार है बात करने के लिए, हमेशा तैयार थे। हम संवैधानिक सोल्यूशन चाहते हैं, हम अपने ट्राइबल की भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, और अगर हमसे बात करेंगे तो हम रेडी हैं। और अगर उनको पॉलिटिक्स त्रिपुरा में करना भी है तो उनको सोचना चाहिए कि आप ट्राइबल्स को छोड़कर, अलग रखकर, जिस 20 सीट में 13 सीट हम लेकर आए हैं, उनको छोड़कर आप त्रिपुरा में पॉलिटिक्स करेंगे तो त्रिपुरा का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। और जनजाति के दिल में जो चोट है, और वो सच बात है, एक अंदर से चोट है, वो हमेशा रहेगी। तो इस समय मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हैं सुहास चकमा, जो कि निदेशक हैं राइट्स एंड रिस्क के, और प्रमोद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का धन्यवाद और स्वागत है स्टूडियो में। एक बार हम देख लें एक बार फिर से कि आंकड़े जो हैं इस वक्त वो क्या कह रहे हैं त्रिपुरा के। तो बीजेपी प्लस जो है वो 33 सीटों पे है वहां पर, और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो बीजेपी है उसे 41% उसका जो वोट शेयर इस समय दिखाई दे रहा है वो 41% है। कांग्रेस और लेफ्ट का वोट शेयर जो है वो 36 है, और तिप्रा जो नई पार्टी है तिप्रा मोठा, वो भी 20% उसका वोट शेयर है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ है, बीजेपी प्लस को 11 सीटें उसकी कम आई हैं। रुझान बढ़त जिन जगहों पे बनाई हुई है बीजेपी, वो लगभग 33 सीटें हैं, बीजेपी प्लस है ये, तो यहाँ पे सरकार तो उनकी बनी रही है। बट जो बदलाव है वो स्विंग आप देखें कि बीजेपी और उसकी एलाइज 10% उनकी नुकसान हुआ है। जो स्विंग है वोटों में 10% का स्विंग है। कांग्रेस और लेफ्ट का भी 10% का स्विंग है, और तिप्रा मोठा का 20% का प्लस
यानी गेन किया है उन्होंने। कांग्रेस और लेफ्ट और बीजेपी दोनों को 10-10% का नुकसान हुआ, उनके वोट स्विंग जो है वो 10% के हैं। तो प्रमोद जी, आप इस वोट स्विंग को कैसे देखते हैं? पहले बीजेपी और एलाइज का भी, कांग्रेस और लेफ्ट का भी, दोनों ही के वोट शेयर घटे हैं। लंगमा जी, आप देखेंगे जैसे त्रिपुरा एक छोटा स्टेट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो जीत और हार का मार्जिन कम होता है। इसमें अगर 5% का गैप हो जाए, जैसे आपने देखा कि सीपीएम और कांग्रेस का जो 36%, बीजेपी 41% है, तो विनिंग गैप होता है। अब रही इसमें बात आ गई टिपरा मोथा की, जो प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी, जो घराशाही घराने के हैं, वो आदिवासियों की बात करते रहे और उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा की बात की। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप देश की हमारी उस पर दोनों ही पार्टियां, दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए वो मुश्किल है वहां पे। हाँ, तो अगर वो त्रिपुरा मोथा कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन बनता तो स्थिति हो जाती, स्वीप हो जाता 56% पे। वैसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रद्युत बर्मन जो है वो पहले कांग्रेस में भी थे, उनकी बीजेपी से भी बातचीत होती रही, लेकिन ही डिसाइडेड टू गो अलोन। इनके ग्रोथ के चलते जो दूसरी इंडिजिनस पीपल त्रिपुरा फ्रंट जो पार्टी है वो खत्म हो गई, वो आ गई थी इन्हीं के साथ। बीजेपी को अगर चाहती उसको रखती तो हो सकता बीजेपी की 4-5 सीटें ज्यादा आ सकती थी जी। लेकिन उन्होंने उनको, सरकार में थे, अब क्या मतभेद हुआ होगा, वो अलग हो गए। हालांकि वो उस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। और तो इस जो 20 आदिवासी बहुल सीटें हैं, इसमें 6 सीटें ऐसी थी जिनमें जो हम जिनको बंगाली हिंदू बोलते हैं, उनका वो डिसाइसिव फैक्टर है। तो उसमें से 14 में से 13 प्रद्युत बर्मन जीते हैं, 6 में बीजेपी को क्या मिला, सीपीएम को क्या मिला है, देखने की बात है। लेकिन इसमें जो अगर कोई पार्टी उभर के आई है, बीजेपी ने त्रिपुरा जैसे स्टेट को रिटेन किया, बड़ी बात है। लेकिन जो प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी है, उसका एक बेस है, उससे ज्यादा वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो जो इनकी पार्टी, किनके वोट उन्होंने काटे हैं? हाँ, काटे तो उन्होंने सीपीएम कांग्रेस के वोट काटे, सीपीएम कांग्रेस के वोट एकदम वोट काटे। तो बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी को तो बीजेपी का जो नुकसान हुआ है वो कहां से है सुहास चकमा, आपको क्या लग रहा है? वो 10% का स्विंग तो है भी, उनका भी नेगेटिव नहीं। बीजेपी से लोग अलग हटे हैं। नहीं, बीजेपी का नुकसान ट्राइबल एरियाज में ही हुआ है एक्चुअली। आप अगर देखते हैं, क्योंकि पिछले बार तो वो जो ट्राइबल एरियाज है वो इनके साथ गए होंगे, हाँ, प्रद्युत बर्मन के साथ। हाँ, क्योंकि 10% जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो एक्चुअली बीजेपी का खिलाफ गया है। और आप अगर देखते हैं जो बहुत परसेंटेज है, पिछले बार जो आईपीएफ था इनका, जो बीजेपी का पार्टनर, उनका 8 सीट था और बीजेपी खुद काफ़ी सारे सीट जीत के आए थे। तो जो भी परसेंटेज कम हुआ है वो बीजेपी का ही हुआ है। तो त्रिपुरा मोथा का जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर है, आप ये मान के चल सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज में बीजेपी आने से पहले सीपीएम रूल कर रहा था। पिछले बार ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टीज डिवीजन का चलते इतना नहीं कर पाया था, और इस बार जो त्रिपुरा मोथा है, वो त्रिपुरा मोथा ने ऑलमोस्ट जितने सारे ट्राइबल वोट्स का शेयर है वो लेके गए। तो उसमें एक्सेप्ट 2-3 सीटों में जिस एरियाज में है, आप देखते हैं जैसे त्रिपुरा में भी खाली त्रिपुरा मोथा तो खाली एक मोनोलिटिक ग्रुप नहीं है। त्रिपुरा में बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज है। तो जैसे आप देखते हैं जो चकमा समुदाय है, तो वहां पे भी बीजेपी ने 3 कैंडिडेट दिया, तो एथनो नेशनलिज्म जो प्ले किया उसपे 2 जीत गया, मतलब पहले भी था। तो मेरे ख्याल से बीजेपी का जो नुकसान हुआ है वो ट्राइबल एरियाज में हुआ है। तो एक बड़ी जो स्टोरी उभर के आ रही है, जो बड़ी कहानी है, वो त्रिपुरा मोथा की है यहाँ से, कि एक नई पार्टी और उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 20% का गेन है उसको वोटों में, वोट शेयर की अगर हम बात करें तो रत्ना जी, वहां पे त्रिपुरा में आप बीजेपी नेता हैं, आप वहां पे काउंसलर भी रही हैं, आप ये देखिए कि वहां पर लड्डू तो बंटने लग गए हैं, सरकार तो बन रही है, पर वोट आपके भी घटे हैं, खास करके जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर वोट घटे हैं। और जो मांग यहाँ त्रिपुरा मोथा को रही है, उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं, इसका मतलब कि वो सेंटिमेंट भी वहां पे हावी है, वहां की जो अस्मिता, वहां के जो कल्चर की बात है और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो बात है, वो सेंटिमेंट, वो भावना भी वहां पर काफी प्रबल है, ये दिखता है। नमस्कार सभी को। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो ट्राइबल एरियाज बहुत हैं और ट्राइबल्स की अपनी, हर किसी की अपनी एक सेंटिमेंट्स तो इन्वॉल्व रहती ही हैं, ये नहीं मैं कहूंगी। और उनके सेंटिमेंट्स को सराखों पर लेकर हम आगे ही बढ़ रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे ही बढ़ रहे हैं। और ये ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री तो शायद अटल जी के समय ही शुरू हुआ था। तो कहा जाएगा कि आज मैं देखिए ये कहना चाहूंगी कि उनका अपना एक सेंटिमेंट्स जरूर है और सरकार उसको देखेगी और देखती भी आ रही है। काम तो हो रहे हैं और थोड़ा बहुत तो इधर उधर हुआ है, डेफिनेटली उस पर सरकार, उस पर पार्टी बात करेगी और सरकार अपना काम करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज से पहले हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को, आज कुछ दिन पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को पहले की जो सरकारें थी वो एटीएम की तरफ यूज कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने तो उसे अष्टलक्ष्मी बनाया है। और आज त्रिपुरा में देखेंगे तो जीडीपी की भी इंक्रीज इस समय हुई है। और जो कह रहे हैं कि हीरा, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम है हीरा, हाईवेज, इंटरनेट वेज, रेलवेज और एयरवेज, इसमें आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। जो पहले आपका एक सेतु जो बना है बांग्लादेश और अगरतला के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से, तो मैं कहना चाहूंगी कि और आज तक तो हमारे सिर्फ 2 ही स्टेट्स में रेलवेज गए थे। अब तो रेलवे मिजोरम भी कनेक्शन में आ रहा है, मणिपुर भी कनेक्शन में आ गया, त्रिपुरा में भी कनेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी जो इतने सालों से पेंडिंग थी डेवलपमेंट की, पीएम डिवाइन की तरह हम डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट की बात जो कर रहे हैं, अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे हैं, वो अब शुरू हुई है, अच्छे से हो रही है। और मैं चाहूंगी कि जरूर हमारे ट्राइबल भाई और बहन जो हैं उनके सेंटिमेंट्स को हम आगे लेकर हम उनके जितने भी उनमें यदि कुछ है वो चीजें, उसको सरकार बात करेगी, क्यों नहीं हो सकता है, जरूर बात हो सकता है। और आज जो त्रिपुरा मथाई उन लोग उभर के आए हैं, मैं तो उनको कहूंगी कि बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। कि डेमोक्रेसी में तो बहुत सारी पार्टी बनती है, लेकिन जो पार्टी एक जमीनी हकीकत को लेकर बनना, एक ट्राइबल सेंटिमेंट्स को लेकर बनना, वहां पर वो जो ट्राइबल सेंटिमेंट है उसके साथ क्या बीजेपी के लिए जाना संभव होगा जब वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करते हैं? तो ये सारी बातें देखिए, ये सारी बातें वर्तमान स्थिति में तो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं, पार्टी के जो लोग हैं, वो इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी लोकल सेंटिमेंट्स, आज बोडोलैंड बना कि नहीं, गोरखालैंड बना, तो इतनी सारी चीजें जो बोडोलैंड हमने बात की है, हमने ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स बनाए हैं, तो आज सारी बातें तो होती ही है ना। डेमोक्रेसी में तो आर पार की सारी बातें होती हैं, कम बेसी कर कल हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तो साफ है कि बातचीत आगे होगी। और वैसे भी आपके पास बीजेपी और एलाइज हैं और बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, तो सरकार बन जाएगी वहां पर, ये तो दिख रहा है साफ, कम से कम त्रिपुरा में। पर वहां पर कांग्रेस, अतुल पाटिल, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उस पर आप क्या कहेंगे? लेफ्ट प्लस वो अभी आप 14 पे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है आंकड़ा, ये जो बढ़त है अभी कुछ वोट स्विंग जो है उसमें, इसमें भी नुकसान हुआ है 10% का नेगेटिव स्विंग एक बड़ा नुकसान है। ऐसा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने वहां गेन ही किया है। त्रिपुरा में कांग्रेस का अस्तित्व वैसे था नहीं, लेकिन एक बात है कि कांग्रेस के साथ में समांतर विचारधारा वाली जो पार्टियां है, वो प्रादेशिक दल अपना विस्तार भी करना चाहती है। तो जहां तक विधानसभा के चुनाव है, वो विधानसभा के चुनाव में अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से लड़ती है, जो कि लोकसभा में आपको एक अलग चित्र दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का वोट शेयर 41% है, कांग्रेस और लेफ्ट का 36% है, और त्रिपुरा मोथा और कांग्रेस लेफ्ट का मिलकर जो है वो 56% है, 15% का वोट शेयर जो इरोड हुआ है बीजेपी का, उसकी वजह यह भी है कि बीजेपी ने 5 साल में जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, सेकंड रेलवे लाइन का क्या हुआ, एजुकेशन पॉलिसी का क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। त्रिपुरा का जो कैपिटल है अगरतला, वहां पर भी पीने के पानी की और पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चुका है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो कोहिमा से लेकर आसाम तक का एक जो 4 लेन रोड बना है, पर जो हम सुन रहे हैं अतुल पाटिल, या पहले भी कई लोग जो नॉर्थ ईस्ट के जानकार हैं और जो वहां पर ट्रैवल करके आए, वो ये कहते हैं कि लोग वहां डेवलपमेंट की बात करते हैं। लोगों से पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि सड़क बनी है, सड़क नहीं थी। मेरा थोड़ा वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए, थोड़ा 10 सेकंड दीजिए जी। तो देखिए, कुछ चीजें जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते काफी गंभीर है, जिसकी दखल सारे दलों ने लेने की जरूरत है। ये बीजेपी की सत्ता, वहां बीजेपी ने इनरोड्स के उसके बाद ही पहली बार मेघालय और मिजोरम दोनों की स्टेट की पुलिस 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है, एक दूसरे के सीने पे बंदूकें तान के खड़ी थी। एनएससीएन के साथ क्या समझौता हुआ है, क्या अकॉर्ड, नागा अकॉर्ड क्या हुआ है 2015-2020 में, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। कहा ऐसा जाता है
कि उन्होंने मांग रखी है अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग की, और वो जहां तक है मंजूर की है, नहीं की है, अलग अलग बातें जो आ रही है, ये बॉर्डर स्टेट्स के लिए अच्छा नहीं है। चाहे मेघालय मिजोरम का मैटर हो, चाहे नागालैंड का हो। नागालैंड में हमारा कुछ नहीं था, कोशिश की वहां पर सारे नागालैंड में कांग्रेस शून्य पर ही है अभी, कांग्रेस ने टिकट दी। नागालैंड में कांग्रेस शून्य पर ही है अभी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वहां एक संगठन को खड़ा करने की कोशिश की गई है, हर सीट पर लड़ा गया है। हाँ। मेघालय में भी जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, अब बीजेपी का तो तंत्र जो है वो लोकतंत्र नहीं है पूरी तरह से। कभी इनके अलायंस में अभी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है और उसका इस्तेमाल करते हैं। 21 सीटें थी, सारे के सारे चले गए। नए सिरे से हमने वहां संगठन खड़ा किया है, उन्होंने भी 60 लड़े, हमने भी 60 लड़े, उनके 2 से 3 हो गए, हमारे 5 आए हैं, जो करीब करीब 0 था। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सम्मान है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम सर झुकाकर विनम्रता से वो मैंडेट हम मंजूर करते हैं। लेकिन विपक्ष की जो एक भूमिका है, ठीक है, नागालैंड की तस्वीर थोड़ा देख लेते हैं एक बार। नागालैंड में देखिए, आपको मैप में दिखा रहे हैं। एक सेकंड सर, आऊंगी। और वेश्यालय चलाता है, जिसके जिलेटिन मिली है, उसके वो व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है। यही काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था। तो कौन से आदर्श और कौन से संस्कारों की बात करते हैं और कौन से सुरक्षा की बात करते हैं और कौन से डेवलपमेंट की? चुनाव होते बराबर 500 रुपए सिलेंडर में बढ़ा, 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा दिए, 410 का सिलेंडर 1200 रुपए तक पहुंच गया है। तो सारी महंगाई, सारी किस बेरोजगारी मुद्दे पे बात हो रही है? चुनाव चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं, तो कौन जीता कौन हारा, बात ये होगी वो क्या करते हैं, कांग्रेस किस तरह की आइडियोलॉजी को लेकर बढ़ रही है। आपको ये भी बताना होगा कि आपका वहां पर इन लोगों ने बहुत रैलियां की, वहां पर अमित शाह गए, वहां प्रधानमंत्री गए, राहुल गांधी शिलोंग में गए थे एक रैली करने के लिए। तो कांग्रेस ने, अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कितनी मेहनत आपने की, वो भी एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं। पर पहले मैं नागालैंड पे एक दिखा दूं कि यहाँ पे मैप जो है वो क्या बता रहा है। तो फुल फ्रेम मैप अगर दिखाएंगे हम कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी इसमें बड़ी पार्टनर है। इनका कुल मिला के 37 सीटों पे इस समय बढ़त दिखाई दे रही है 60 में से, और 7 सीटों का इजाफा हुआ है। एनपीएफ 2 सीटों पे है, 24 सीटों का नुकसान है नागालैंड में एनपीएफ को। और अन्य जो हैं वो छोटे कई पार्टियां वहां पर हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, और कुल मिला के उनके पास भी 21 सीटें हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है। 17 सीटों का यहां पर फायदा हुआ है। ये जो अन्य है, बहुमत का आंकड़ा यहां भी 31 है। अगर आप नागालैंड को देखेंगे तो ज्यादातर ये भगवा रंग ही वहां दिखाई दे रहा है। और आप देखें कि कहीं पर 2-3 जगहों पर एनपीएफ सिमटी हुई है। तो 24 सीटों का नुकसान एक बड़ा नुकसान है वहां पर। वहां एनडीपीपी जो है वो बड़ी पार्टी है, तो एनडीपीपी को अच्छी वहां पे बढ़त मिली हुई है और बीजेपी उनके साथ है। तो यहां पर भी बीजेपी प्लस एनडीपीपी जो है वो लग रहा है कि सरकार बनाएगी। तो अब टीएमसी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिजू दत्त। ये जो प्रदर्शन यहाँ पर टीएमसी का दिखा है इन राज्यों में, अब देखा गया कि कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर लगातार प्रहार ही करते रहे। कोई ऑपोजिशन यूनिटी यहाँ पर थी नहीं। तो टुकड़े कुछ हिस्से आपके यहाँ वहां गए। आपको सबसे ज्यादा किसने नुकसान पहुंचाया? कहाँ खड़े हैं आप इन चुनावों में? आज के जो नतीजे सामने आए उसमें कुछ नतीजे तो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है और कुछ काफी हताशाजनक है, मतलब निराशाजनक है। देखिए, हम लोग मेघालय में पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 12 विधायक हमारे में ज्वाइन किए थे पिछले साल, और 6 महीने चुनाव लड़ने के बाद हमें मिला है 13% 7 वोट परसेंटेज जो हमें मिला है। तो ये काफी अच्छा है। कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली है, पर यूडीपी को 11 सीटें मिले हैं। तो मेघालय में अभी भी काफी समीकरण होना बाकी है, तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पर त्रिपुरा में हमारा बहुत ज्यादा निराशाजनक रिजल्ट आया है। शायद हम त्रिपुरा की जनता को हम प्रणाम करते हैं और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए कि हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। बट मैं आपकी नजर एक बार बंगाल में एक बाई इलेक्शन हुआ उस पर लेके आना चाहता हूं, जो है सागोटी की बाई इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा नतीजा किया। कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन था और उन्होंने ये सीट करीब 50 साल बाद उन्होंने जीता। अब यहां पर 2 मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, जो कांग्रेस के हमारे बंगाल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ओपनली मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी हमारा समर्थन किया और हम ये सीट जीत गए। और जो बीजेपी के यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने मीडिया के सामने और सार्वजनिक मंच से कहा था कि हिंदुओं की वोट तो हमें मिलेगी और नॉन हिंदू वोट
तृणमूल को ना मिले वो व्यवस्था हमने कर दिया है। और जो कांग्रेस की प्राप्ति है, जो मतलब उनके कैंडिडेट थे जो आज जीत गए, वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ दिखा गया। अब इसमें एक चीज मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूं कि बहुत बहुत साधुवाद की कांग्रेस ने सीट जीता बंगाल में, वो भी उपचुनाव में और 50 साल बाद। बट जो पार्टी बीजेपी का सहायता से तृणमूल को हराना चाहती है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें सीपीएम से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। जिनका बीजेपी के साथ लेन देन का रिश्ता है, मतलब मुंह में छुरी और बगल में रंग, वो अपना समझे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। और मैं कांग्रेस को सिर्फ इतना ही बताऊंगा, जहां जहां वो लोग सीपीएम के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिस वाम सरकार ने बंगाल में 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मर्डर कर दिया था, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला दिया। इसीलिए त्रिपुरा में भी ये हाल हुआ और बंगाल में भी शून्य थे। 3 इलेक्शन में, पंचायत, लोकसभा, विधानसभा में अभी 1 सीट मिला है, वो भी सीपीएम और बीजेपी के समर्थन। जो मीडिया के सामने लोग बाइट दे रहे हैं, और कौन बाइट दे रहे हैं? उनके प्रेसिडेंट बाइट दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हताशाजनक है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो 100 से ज्यादा सीटों पे लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट बीजेपी के साथ लड़ाई करेगी, वो अगर उनके साथ ऐसे लेन देन का रिश्ता कर लेंगे, तब देश के लिए बहुत निराशाजनक बात होगी। जी, एक ब्रेक लेंगे इस समय हम, और लौटेंगे हम राज्यों की जंग पर। इन 3 राज्यों से क्या संकेत मिल रहे हैं और 2024 के लिए क्या किसी तरह का ये इशारा भी है? एक ब्रेक के बाद। तो हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं राज्यों की जंग का। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। त्रिपुरा में बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार बन रही है। नागालैंड में भी कुछ ऐसी ही सूरत दिख रही है, जहां पर बीजेपी और एनडीपीपी 37 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है और ये पहले से भी ज्यादा इनको सीटें यहां पर आई हैं। तो यहां पे सरकार लगता है कि बीजेपी और एलाइज की बनेगी। और ये है मेघालय, जहां पर कॉनराड सांगमा की एनपीपी जो है वो 25 सीटों पे है और 5 सीटों की बढ़त है। यूडीपी 11 पर है, टीएमसी, कांग्रेस दोनों 5-5 सीटों पे है और बीजेपी यहां पर कम सिर्फ 3 सीटों पे है, लेकिन 1 सीट का इसे फायदा हुआ है। तो मेघालय में एनपीपी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मेघालय में जो 31 का बहुमत है वो नहीं पहुंचता है तो किसके साथ जाएगी एनपीपी? आपको क्या लगता है सुहास चकमा? मेघालय में कॉनराड सांगमा सबसे मिल रहे हैं, मुलाकात हुई है पहले, हेमंत बिस्व शर्मा से भी बातचीत है, तो बीजेपी का साथ, वहां भी बीजेपी उनके साथ मिलकर शायद सरकार बना सकती है। बीजेपी का और कोई ऑप्शन नहीं है और बीजेपी जब सरकार फॉर्म करेंगे एनपीपी के साथ तब बताएंगे कि हमारा सरकार मेघालय में भी है। हाँ। जो नैरेटिव बनाने के लिए भी बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मैं ये कहूंगा कि बट क्या कॉनराड सांगमा के पास कोई दूसरा विकल्प है? नहीं, कॉनराड सांगमा के पास भी दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि उनका पीछे जितने सारे केसेस हैं, मेरे ख्याल से अगर वो एनडीए से या नेदा से बाहर जाते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकते हैं मेरे ख्याल से। उनके दरवाजे ईडी सीबीआई आने लगेगी, आपको लग रहा है कि अगर वो कहीं और गए और कुछ और सरकार बना ली तो? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अभी ऐसे राजनीति चल रहे हैं कि कोई रीजनल पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप बीजेपी के साथ टक्कर एटलीस्ट इस ग्राउंड पे दे सकते हैं। रीना, ऐसा आपको लग रहा है कि अगर सरकार जो है वो अपने दम पे बना भी ले कॉनराड सांगमा मेघालय में, रत्ना जी, तो सरकार चल नहीं पाएगी? इसलिए कोई, क्योंकि देखिए हमारे सामने महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण है कि कैसे आखिर सरकार तो बनी पर सरकार गिरी। तो बीजेपी की ये एक्सपर्टीज है कि अगर सरकार मान लीजिए कि रीजनल पार्टी कोई बना भी लेती है तो क्या वो सरकार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के ऊपर चलेगी? तो सांगमा साहब को अपने साथ आना ही पड़ेगा। तो निश्चिंत है बीजेपी की सरकार यहां भी बनेगी ही अपनी, भले ही उनके पास सीटें ना हो। धन्यवाद। आधा काम तो आप लोग ही कर देते हैं एनालिसिस करके, तो बाकियों को करने की क्या जरूरत है। लेकिन सर, आंखों पे आपकी बातें, लेकिन ये सब गलत है। ऐसे आंकड़े, ऐसे एनालिसिस तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि सब अपने आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारे आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करता है या फिर ज्वाइन आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहे हैं या कि ईडी सीबीआई का डर भी रहता है, जैसा बाकी जगहों पे देख रहा है? सुहास चकमा भी अभी कह रहे थे किसी तरह की राजनीति है।
मैडम आप अब आपसे हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स तो हम नहीं है, लेकिन आप भी जानती हैं कि मैम बहस नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आइडियोलॉजी की जहां तक बात है तो सुबह से एक बात पर चर्चा हुई है कि आइडियोलॉजी अगर है तो जो खान पान को लेकर दूसरे राज्यों में आपत्ति बीजेपी करती रही है। पीडीआई वाली क्यों कर रही हैं आप? नहीं यहाँ पर ईडी और मैं सुहास चकमा ने एक बात कही कि जो दिख रहा है देश में और सरकारें गिरती है, मैं ये बोल रही हूँ कि आप आइडियोलॉजी की बात कर रही हैं। तो ये जो प्रमोद जी, ये जो आइडियोलॉजी की बात है, बीजेपी दूसरे राज्यों में जिस तरह की आपत्ति करती रही है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो बीफ खाना हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की है किसी तरह की, ये मुद्दा ही नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कोई आइडियोलॉजी यहाँ पर है क्या, दिखी है क्या? जहां अगर इसकी बात हुई, नॉर्थ ईस्ट में बीफ स्टेपल डाइट है, वहां की जो पॉपुलेशन की ना स्टेपल डाइट है। आप किसी से बात करेंगे, मैंने बहुत साल पहले जीजी स्वेल होते थे, उनका भाषण सुना था। हाँ। लोकसभा में, वो भी वहीं के नेता थे। उन्होंने कहा भाई हमारा तो हम तो इसको सुबह शाम खाते हैं। वो ऐतिहासिक है उनका वो बयान। बात यह है, मेरा मानना है कि जहां तक फूड चॉइसेस की बात होती, मैं क्या खाता हूं, आप क्या खाती हैं, मेरा पर्सनल चॉइस है। अब लेकिन वो चूंकि काऊ बेल्ट का, या हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, इमोशंस जुड़े हैं जी। हिंदी बेल्ट में जो इमोशन है उस हिसाब से मुद्दा बनता है, वहां पे मुद्दा अलग है। नॉर्थ ईस्ट में वो मुद्दा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मुद्दा नहीं। अभी आपने देखा होगा बीजेपी के अध्यक्ष ने शायद मेघालय में ही कहा था कि हम लोग खाते हैं। इनके स्टेट प्रेसिडेंट का बयान आया था कि हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किरण रिजिजू, अतुल पाटिल इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का तो इस्तेमाल हुआ है। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, एकदम सब्सटैंशिएट कर दूंगा मैं। भावना गवली जी शिवसेना की सांसद थी, यशवंत यादव शिवसेना की उनकी पत्नी विधायक थी, और प्रताप सरनाईक, ये तीनों लोगों के ऊपर आरोप किए और सबूत रखे गए। ये किरीट सोमैया का काम है, ये उनको उसके लिए बीजेपी ने रखा है। और फिर बाद में ये भावना गवली जो है, सरकार गिरने के बाद सीधी लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के आती है, जो एब्सकॉन्डिंग गुनहगार है, जिसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा का गबन का आरोप है। और ठीक है, लेकिन अतुल को ये क्या संदेश है? जी क्या संदेश जाएगा? ये तो सरकार ऐसी गिराई गई है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का। पिछले बार भी 2 ही सीट थी बीजेपी की, लेकिन बीजेपी सत्ता में थी। रत्ना जी इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? प्रमोद जी एक मिनट सुन लीजिएगा, रत्ना जी जोड़ना चाहती है, मेघालय में भी क्या बीजेपी की ही सरकार बनेगी? लेकिन ये बात सही है। अतुल पाटिल एक मिनट, अतुल पाटिल एक मिनट, आपने जो कहा सुन लिया आपकी बात। महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल रहे। अतुल पाटिल जी, महाराष्ट्र की बात को छोड़ के उदाहरण दे दिया आपने, हम वापस लौटे नॉर्थ ईस्ट पर। रत्ना जी, मैं बोलना चाहूंगी कि आज ये परिस्थिति में जब कांग्रेस को टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से लेकर भी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, तो ये दूसरे स्टेटों की बात कहते हैं। आज मैं कहूंगी नॉर्थ ईस्ट की बातें, इनकी लेगेसी है नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करना। आज 5 मार्च को 1966 में 50 साल हो जाएंगे मैडम, 50 साल हो जाएंगे कि इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स को यूज किया बम्बार्डिंग करने के लिए। ये तो कांग्रेस की लेगेसी है मैडम। ये लोग नॉर्थ ईस्ट से कितना प्यार करते हैं, ये चरित्र इनका इतिहास रहा है मैडम। बहरहाल, जो आपने कहा कि इस समय कांग्रेस उस तरह की स्थिति में आ गई है नॉर्थ ईस्ट में भी, कि आपने जो शब्द यूज किए कि हमें टेलीस्कोप लेकर ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस कहां पे है। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ इस समय इस बहस पे, और वापस लौटूंगी, आऊंगी आपके पास प्रमोद जी इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले जो इस वक्त हमने एक खबर आपको बताई सुहास चकमा, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आप उस इलाके से आते हैं और कहा जाता है कि बहुत ही मेट्रियार्कल सोसाइटी है, बड़ी बराबरी है वहां पर, जेंडर इक्वालिटी ज्यादा है, पर पहली महिला विधायक नागालैंड में चुनी गई है इतने सालों में, हिकानी जाखालू। वो एक बहुत बड़ी कहानी और बड़ी अच्छी स्टोरी है इस इलेक्शन से, मेरे लिए तो नहीं अच्छी स्टोरी है, बट दूसरे साइड से ये बहुत अफसोस है क्योंकि 7 साल के बाद जब नागालैंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, पहली बार एक वुमेन कैंडिडेट आया है। तो यूजुअली नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ है जो मेघालय में है, और बाकी ट्राइबल एरियाज में बहुत इगलिटेरियन है, जेंडर राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक्चुअली सच बात नहीं है कि 7 साल के बाद एक महिला जीत रही है। मेरे ख्याल से एक तरफ से तो खुशी की बात है, दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से ये एक शर्म की बात है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन कि 7 साल में
पहली बार एक कैंडिडेट भेज रहे हैं। और दूसरी जो यहाँ इन चुनावों से अभी जो समझ में आ रहा है कि त्रिपुरा में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी ने अपनी शासन बचाए रखा है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत है, मुख्यमंत्री मानिक साहा और उनके समर्थक जो हैं वो जश्न मनाने लगे हैं, और नागालैंड में भी बनने जा रही है बीजेपी की गठबंधन सरकार, और साथ साथ मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत से दूर है लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर बन सकती है सरकार। तो रत्ना जी, अब एक तरह से अच्छी खबर है तीनों राज्यों से। जी, बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि हर कार्यकर्ता ने मेहनत किया है और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर मेरे जैसे तृणमूल के कार्यकर्ता, हम लोग सभी फील्ड में ही रहते हैं, हम लोग काम करते हैं। और कभी कोई कहता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, क्यों ना रहा जाए। भारत एक डेमोक्रेसी नेशन है और यहाँ तो इलेक्शन ही बेस है कि हम पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, तो इलेक्शन एक प्रोसेस है और जो पार्टी इसमें ना लगे वो तो मूर्ख पार्टी है। और आज इलेक्शंस यहाँ होंगी, कहीं और लोग रास्ता नाप रहे हो, वो सब चीजें तो सही समझ भी नहीं आती। मैं एक बात कहना चाहूंगी मैडम, क्योंकि मैं यहाँ बड़ी जन्म कर्म सब यही हुआ है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसा समय था जब हम स्कूल जाते थे तो बॉम्ब ब्लास्ट सामने देखा है मैंने, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट नॉर्थ ईस्ट में होते थे। असम में, गुवाहाटी में मैं कहना चाहूंगी मैडम कि हमने तो बॉम्ब ब्लास्ट मैं खुद अपने आंखों के सामने देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है मैम। ये एक जिंदगी भर का घाव मेरे अंदर रहेगा कि कांग्रेस की सरकारें थी। आज ये समय ऐसा आ गया कि मैडम दूर दूर तक हमें कहीं ग्रेनेड ब्लास्ट या बॉम्ब ब्लास्ट नजर नहीं आता, बच्चे आराम से स्कूल जाते हैं। सारे आतंकवादी संगठन और ऑलमोस्ट एवरीवन पीस टॉक्स में आ गए हैं, आर्म्स ले डाउन कर चुके हैं मैम, और समृद्धि और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक न्यूट्रल होके सोचे कि आज ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री कब बनी, आज पीएम डिवाइन कब बना। आज 15 दिन पे मोदी जी ने हर एक मंत्री को कह रखा है कि 15 दिन में आपको नॉर्थ ईस्ट विजिट करना है, लेकिन आगे तो ये पहले बात नहीं थी। अब तो हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बना रहे हैं। आखिर में रिजू दत्त, हमारे पास इतना ही समय है, 14% जो है यहाँ पर वोट शेयर बड़ा है टीएमसी का। आखिरी बात में रिजू दत्त को एक समय देना चाहूंगी, उन्होंने सबसे कम उनको समय मिला है। जी रिजू। कि हमने जो वादे किए थे मेघालय के लोगों के लिए, हम वो वादों पे काम करेंगे, हम अपना वादा पूरा करेंगे। हमें 5 सीटें मिली हैं, यूडीपी को 11 सीटें मिले हैं, कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। अच्छा, अब एनपीपी को जो सीटें मिली हैं और बीजेपी को जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि 3 सीटें मिली है, उससे भी वो अभी भी सरकार बनाने की जगह पे नहीं पहुंचे, क्योंकि पर बीजेपी के साथ वहां पे वो चले जाएंगे, आपको ऐसा लगता है, या कोई टीएमसी के साथ भी कोई बातचीत हो सकती है? मैं वही बोल रहा हूं कि अगर पुराने जो दोस्त थे एनपीपी और बीजेपी, वो अगर साथ भी चले जाए, फिर भी जो मैजिक फिगर है उससे तीन ये कम है। तो बाकी जो पार्टीज हैं, कांग्रेस, यूडीपी और टीएमसी, हम तीनों को मिला के अभी आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास भी 21-22 सीटें हैं। तो मेघालय के लिए मुझे लगता है तो यही है ना कि जी इतना जोड़ तोड़, जी सवाल ये कि क्या साथ आएंगे ऑपोजिशन यूनिटी पर ही, तो वो अभी बातचीत चल रही है। हाँ, वही बात है कि क्या ये ऑपोजिशन यूनिटी है भी इतनी। बिल्कुल बिल्कुल, पर उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, संभावनाओं का खेल राजनीति बार बार लोग दोहराते हैं, संभावनाएं तो है ही, कुछ भी हो सकता है। माफ कीजिएगा, इतना ही समय है अभी इस हिस्से में बातचीत का। धन्यवाद आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। राज्यों की जंग में हमारी लगातार कवरेज जारी है। तो इन राज्यों की जंग में अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम त्रिपुरा की, जहां पर बीजेपी सरकार बना रही है, जो बढ़त मिली है बीजेपी प्लस को। और ये देखिए आप, एक बार फिर से जो बीजेपी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मानिक साहा और उनके समर्थकों का जश्न शुरू हो गया है। वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि त्रिपुरा में एक बार फिर से भले ही कुछ सीटें कम हुई हों, लेकिन सरकार उनकी बनेगी। 11 सीटें कम हुई हैं, जो अभी तक की जो बढ़त दिख रही है, जो नतीजे एक तरह से हो सकते हैं कि 33 सीटों पर है बीजेपी। और ये जश्न वहाँ मनाया जा रहा है। वैसे जश्न जो है वो नागालैंड में भी मनाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी शायद बीजेपी गठबंधन की सरकार ही बनने वाली है।